Hello friends, it's me Swanika Verma. Welcome you all in my YouTube channel SLV Classes. Today we are going to learn about Code of Civil Procedure 1908 CPC Civil Prakriya Sanhita 1908 for LLB third term 4-5 semester. Now in CPC we are going to learn its introduction, its history. In CPC we are going to learn Decree section 22, Order section 214, Judgment sector, यहाँ सेक्शन होगा सेक्शन 29, मेन प्रॉफिट. Now in CPC stands for Civil Procedure Code 1908. Introduction. We are going to learn about introduction. The Civil Procedure Code was passed in 1908. Civil Procedure Code कब पास हुआ था? 1908 में. And came into force. वो फोर्स में कब आया था? 1 जनवरी 1909 में. It is intended to regulate the procedure followed by civil code. Civil code के जरिए जो भी procedures फॉलो किए जाते हैं, रेगुलेट किए जाते हैं, वो उसके लिए उसके इरादे से वो इंटेंड किया गया था. यहाँ पर देखेंगे CPC पास कब हुआ था? 1908 में. और फोर्स में कब आया था? 1 जनवरी 1909 में. उसका इरादा क्या था? कि वो रेगुलेट कर सके प्रोसीजर्स को जो सिविल कोड फॉलोड करते हैं, उसके प्रोसीजर, उसके प्रक्रिया को वो रेगुलेट कर सके, गवर्न कर सके. Its title, it is an act to consolidate and amend the laws relating to the procedure of the Court of Civil Judicature. कंसोलिडेट मीन्स होता है मजबूत करता है, और अमेंड मीन्स करता है सुधार करता है. किस में? वो ये सारे चीज़ होते हैं लॉज में, विच इज़ रिलेटेड टू द प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट ऑफ सिविल जुडिकेचर. कोर्ट के सिविल जुडिकेचर के जो भी प्रोसीजर्स होते हैं, जो भी प्रक्रिया होती है, उसमें वो क्या करता है? सुधार करता है और मजबूत करता है. कौन? CPC. वेयर एज इट इज़ expedient to consolidate and amend the laws relating to the procedure of the court of civil judicature. It means expedient means होता है आपका उपाय बताता है, रेमेडीज़ बताता है. इसमें रेमेडीज़ किसके रिगार्डिंग? आपका कंसोलिडेट एंड अमेंड मीन्स मजबूत करने के लिए और सुधार यानी संशोधन करने के लिए. किसमें? लॉज रिलेटिंग टू प्रोसीजर. जो भी लॉज रिलेटेड है प्रोसीजर ऑफ सिविल कोर्ट्स जुडिकेचर के, उसमें ये कंसोलिडेट और अमेंड करने के लिए उपाय बताता है, रेमेडीज़ बताता है. एक्सपेडिएंट मीन्स ये होता है. नाउ वी आर गोइंग टू सी सिटेशन में आपका आएगा एक्ट नंबर 05 ऑफ 1908. इनेक्टेड किसके जरिए हुआ था? इंफीरियर लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया. इनेक्टेड कब हुआ था? 21 मार्च 1908. ये डेट आप याद कर लीजिएगा. 21 मार्च 21 मार्च 1908 में ये हुआ था. कमेंस्ड कब हुआ था? स्टार्ट कब हुआ था? 1 जनवरी 1909 में. मीन्स ये फोर्स में कब आया था? 1 जनवरी 1909 में. दिस कोर्ट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. CPC जो है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ है? आपका 2 पार्ट्स में. फर्स्ट वन इज़ 158 सेक्शन. फर्स्ट पार्ट में क्या है? 158 सेक्शंस दिए गए हैं. और सेकंड पार्ट में आपका है फर्स्ट स्केड्यूल्स 51 ऑर्डर्स एंड रूल्स. मतलब फर्स्ट स्केड्यूल्स में आपका 51 ऑर्डर्स दिया है और रूल्स दिया है. नाउ वी आर गोइंग टू सी हिस्ट्री ऑफ CPC. मतलब CPC का हिस्ट्री क्या है, इतिहास क्या है. आज हम लोग जानेंगे कि CPC कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया. टू गिव यूनिफॉर्मिटी टू सिविल प्रोसीजर लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया.
इनेक्टेड कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1858। मतलब सिविल प्रोसीजर लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया को समानता देने के लिए सिविल प्रोसीजर कोड को इनेक्ट किया गया है। कब इनेक्ट किया गया है? 1858 में। पहली बार सिविल प्रोसीजर कोड को कब इनेक्ट किया गया था? आपका 1858 में पहली बार इसको इनेक्ट किया गया। क्यों इनेक्ट किया गया है? कि यूनिफॉर्मिटी देने के लिए, सिविल प्रोसीजर और लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया को समानता देने के लिए। विच रिसीव द एसेंट ऑफ गवर्नर जनरल ऑन 23 मार्च 1859। ये रिसीव करता है गवर्नर जनरल से परमिशन। कब परमिशन ये रिसीव करता है? 23 मार्च 1859 को ये परमिशन रिसीव करता है। Now, the code, however, was not applicable to Supreme Court in presidency towns and to the presidency small cause court। ये जो कोड है एप्लीकेबल नहीं है प्रेसिडेंसी टाउन के सुप्रीम कोर्ट में और प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉज कोर्ट में भी ये कोड क्या है? एप्लीकेबल नहीं है। इट डिड नॉट मीट द चैलेंजेस, वो चैलेंजेस भी मीट नहीं करता है। एंड वॉज रिप्लेस्ड बाई कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1859। और ये जब चैलेंजेस एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो इसको रिप्लेस कर दिया गया है सिविल प्रोसीजर कोड 1877 ने इसको रिप्लेस किया है। 1858 वाले को किसने रिप्लेस किया है? 1877 ने रिप्लेस किया है। बट स्टिल it did not fulfill the requirements of the time। बट 1857 जो है CPC का वो भी फुलफ़िल नहीं करता है सारे रिक्वायरमेंट्स को। अपने वक्त के हिसाब से वो रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल नहीं कर पाता है। तो फिर बाद में लार्ज अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस होता है। लार्ज अमेंडमेंट में बहुत बड़ा संशोधन इंट्रोड्यूस होता है 1882 में। द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1882 वॉज इंट्रोड्यूस। मतलब 1877 के बाद जब वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है तो 1882 को इंट्रोड्यूस किया जाता है। With passing of time, it is felt that it needed flexibility for timeless and effectiveness। जब समय बीतता जाता है तो ये रियलाइज़ होता है कि उसमें भी क्या ज़रूरत है? फ्लेक्सिबिलिटी और चाहिए उसमें फॉर टाइमलीनेस एंड इफ़ेक्टिवनेस के लिए उसमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। मतलब उसमें भी और सुधार चाहिए, उसमें भी और अमेंडमेंट की ज़रूरत है, संशोधन की ज़रूरत है। सो लास्ट में क्या होता है? टू मीट दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए क्या करना है? CPC 1908 को इनेक्ट किया गया है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 वॉज इनेक्टेड। इस प्रॉब्लम्स को हम लोग जो फेस कर रहे थे उस टाइम, उसको हटाने के लिए, उसको ठीक करने के लिए कौन सा सिविल प्रोसीजर आया है? 1908, जो कि आपका लास्ट है, जो अब तक चल रहा है, वॉज इनेक्टेड। दो इट हैज़ बीन अमेंडेड नंबर्स ऑफ टाइम, इट हैज़ विथस्टूड दी टेस्ट ऑफ टाइम। मतलब उसमें भी कुछ बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं, उसमें बहुत सारे सुधार हुए हैं, संशोधन हुए। उसके बाद लास्ट में वो अपने टेस्ट में क्या होता है? अपने वक्त के साथ वो टेस्ट में खड़ा उतरता है। विथस्टूड में खड़ा उतरना होता है। मतलब लास्ट में क्या होता है कि 1908 CPC का जो है उसको एप्लीकेबल मान लिया जाता है। नो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे शॉर्टकट में। CPC 1858 किसने इनेक्ट किया? लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया ने, विच रिसीव द एसेंट ऑफ गवर्नर जनरल ऑन 23 मार्च 1859। गवर्नर जनरल के जरिए परमिशन मिलने पे 23 मार्च 1859 को ये क्या हुआ? इनेक्ट हुआ। इट डज नॉट नाउ The code was not applicable to the Supreme Court in Presidency Town and to the Presidency Small Cause Court। ये कोड क्या है कि प्रेसिडेंसी टाउन सुप्रीम कोर्ट के और प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉज कोर्ट में भी ये कोड क्या है? एप्लीकेबल नहीं है। नाउ ये जब एप्लीकेबल नहीं है, सारे चैलेंजेस मीट नहीं कर पा रहा है, तो इसको रिप्लेस किया गया है CPC 1877 के जरिए इसको रिप्लेस किया गया है।
नाउ CPC 1877 में क्या हुआ, इट रिप्लेस CPC 1858। 1877 ने क्या किया, 1858 को रिप्लेस करके वो उसकी प्लेस पर आया, बट स्टिल इट डिड नॉट फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द टाइम। बट ये भी फुलफिल नहीं कर पाता है सारे रिक्वायरमेंट को, और लास्ट में क्या होता है कि बड़ा अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस होता है 1882 का। लार्ज अमेंडमेंट वर इंट्रोड्यूस्ड CPC 1882 में। नाउ CPC 1882 क्या है, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर इंट्रोड्यूस्ड हुआ, बट स्टिल इट नीडेड फ्लेक्सिबिलिटी फॉर टाइमलेसनेस एंड इफेक्टिवनेस। इसमें भी कुछ नीड की ज़रूरत है फ्लेक्सिबिलिटीज़ की, इफेक्टिवनेस के लिए, तो ये भी पूरा रिक्वायरमेंट नहीं फुलफिल कर पाया। इसलिए बाद में क्या हुआ, टू मीट दिस प्रॉब्लम कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 वॉज इनेक्टेड। मतलब जब ये भी फुलफिल नहीं कर पाया 1882, तो लास्ट में क्या हुआ, 1908 CPC क्या हुआ, इनेक्ट किया गया। नाउ CPC 1908 क्या है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर वॉज इनेक्टेड इन 1908। 1908 में क्या किया गया है कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एक्ट को, कोड को इनेक्ट किया गया है, अधिनियम में लाया गया है। इट हैज़ बीन अमेंडेड नंबर्स ऑफ टाइम। उसमें बहुत सारे क्या हुए, सुधार हुए, संशोधन हुए, और लास्ट में वो अपने टेस्ट में खरा उतरा। मीन्स कि 1908 जो है लास्ट तक CPC का चलता रहा। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो है वो 1908 को मान्यता दिया गया उसको। डिक्री Section 22 means the formal expression of adjudication which, so far as regards the court expressing it conclusively, determines the rights of the parties with regards to or any of the matters in the controversy in the suit। डिक्री में क्या बताया जाता है कि फॉर्मल एक्सप्रेशन जो होता है एडजुडिकेशन का, मतलब न्यायिक डिसीजन जो होता है कोर्ट में, जो जज लेता है, वो फॉर्मल एक्सप्रेशन के जरिए जो भी होता है वो डिक्री में इंक्लूडेड है। कौन से सेक्शन में, अंडर सेक्शन 22 के तहत ये होता है डिक्री में। सो फॉर एज रिगार्ड्स द कोर्ट एक्सप्रेसिंग इट, कोर्ट क्या करता है, इसके संबंध में एक्सप्रेस करता है उसको, अपने डिसीजन को, अपने न्यायिक निर्णय को वो एक्सप्रेस करता है। कंक्लूसिवली डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ द पार्टीज, और फिर लास्ट में क्या करता है, पार्टीज़ के जो भी पार्टी इंक्लूडेड है उसके राइट्स, उसके अधिकार को वो डिटरमाइन करता है, उसको बताता है। विद द रिगार्ड्स टू ऑल और एनी ऑफ द मैटर इन द कंट्रोवर्सी इन द सूट, मुकदमा में जो भी विवाद से रिलेटेड मैटर्स हैं उसके संबंध में या कोई भी अदर संबंध में वो उसके राइट्स को डिटरमाइन करता है, जो भी इंक्लूडेड पार्टीज है उसमें। एंड मे बी एट द प्रिलिमिनरी, वो या तो प्रिलिमिनरी हो सकता है या तो फाइनल हो सकता है। डिक्री के दो पार्ट्स होते हैं, एक प्रिलिमिनरी होता है और एक फाइनल होता है। इट शैल बी डीम्ड टू बी इंक्लूड द रिजेक्शन ऑफ अ प्लेंट मीन्स होता है आपका कंप्लेंट यानी अर्जी जो होता है रिजेक्शन हो। इट शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड द रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट, मतलब इसमें क्या हो सकता है कि डीम्ड टू इंक्लूड द रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट, इसमें हो सकता है कि जो अर्जी दिया जाता है वो रिजेक्ट हो सकता है, उसमें इंक्लूडेड हो सकता है। एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन विद इन सेक्शन 144 बट शैल नॉट इंक्लूड, मतलब इसमें रिजेक्शन ऑफ प्लेंट इंक्लूडेड हो सकता है और कुछ क्वेश्चन जो है, कुछ ड्रीम क्वेश्चन होते हैं सेक्शन 144 के तहत, वो सेक्शन के अंदर कुछ क्वेश्चंस आते हैं वो भी इंक्लूडेड हो सकते हैं। लेकिन इसमें क्या इंक्लूड नहीं हो सकता है, इसमें क्या नहीं आ सकता है, देखते हैं। एनी एडजुडिकेशन फ्रॉम विच अपील्स लाइज एज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर, मतलब इसमें क्या है, ये जब डिक्री है तो इसमें ऑर्डर से रिलेटेड कोई भी अपील नहीं होगा। तो फर्स्ट वन में इसमें क्या है कि एडजुडिकेशन में फ्रॉम विच अपील्स लाइज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर,
मतलब जो भी इसमें न्यायिक निर्णय होगा वो अपील जो भी इसमें लाइज करेगा वो किससे रिलेटेड नहीं होगा, ऑर्डर से रिलेटेड नहीं होगा, या सिर्फ डिक्री से रिलेटेड होगा तभी इसमें इंक्लूड करेगा। अगर ऑर्डर से रिलेटेड होगा तो इसमें इंक्लूड नहीं करेगा। बी में क्या है, एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफ़ॉल्ट, कोई भी ऑर्डर डिसमिसल फॉर डिफ़ॉल्ट यानी गलती से कुछ भी डिसमिसल हो जा रहा है, खारिज हो जा रहा है, तो वो भी इसमें इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि ये जो है ऑर्डर से रिलेटेड है। अगर डिक्री से रिलेटेड होता तो इसमें इंक्लूडेड होता, लेकिन ये तो ऑर्डर से रिलेटेड है तो इस वजह से इसमें इंक्लूडेड नहीं होगा। यहाँ पर फिर से देखेंगे डिक्री क्या है। डिक्री इज़ अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ adjudication by which the court determines the rights of parties regarding the matter in controversy or dispute। मतलब डिक्री एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है न्यायिक निर्णय का, न्यायिक डिसीजन का, विच द कोर्ट मतलब जिसमें क्या करता है, कोर्ट डिटरमाइंस करता है, जिसमें कोर्ट बताता है पार्टीज़ के अधिकारों के बारे में रिगार्डिंग द मैटर इन कंट्रोवर्सी और डिस्प्यूट, जो कि रिलेटेड है कंट्रोवर्सी, विवाद और लड़ाई से जो भी रिलेटेड है उनके पार्टीज़ के अधिकारों के बारे में बताता है। किस में बताता है, डिक्री में, सेक्शन 2(2) में। एक्सप्लेनेशन क्या है इसका, एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अ डिक्री इज प्रिलिमिनरी एंड व्हेन फर्दर प्रोसीडिंग हैव टू बी टेकन बिफोर द सूट कैन बी कम्प्लीटली डिस्पोज ऑफ। इसमें क्या होगा कि मुकदमा खारिज होने के पहले क्या हो सकता है कि ये डिक्री प्रिलिमिनरी हो सकता है। इट इज़ फाइनल व्हेन सूट द सूट एडजुडिकेशन कंप्लीटली डिस्पोजेस ऑफ द सूट। और ये जब फाइनल होगा जब न्यायिक निर्णय जो है कंप्लीटली डिस्पोजेस ऑफ, मतलब जो भी मुकदमा है वो पूरा कम्प्लीटली डिस्पोजेस ऑफ मतलब पूरा समाप्त हो गया हो, पूरा ख़त्म हो गया हो, उसका निपटारा हो गया हो, तो ये तब फाइनल होगा। इट मे बी पार्शियली प्रिलिमिनरी एंड पार्शियली फाइनल, ये पार्शियली प्री भी हो सकता है और पार्शियली फाइनल भी हो सकता है। काइंड्स ऑफ डिक्री, डिक्री के काइंड्स पढ़ेंगे, उसके टाइप्स पढ़ेंगे। The Civil Procedure Code under Section 2(2) recognizes the following 3 classes or types of decrees। मतलब सिविल प्रोसीजर कोड अंडर सेक्शन 2(2) के तहत डिक्री कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 3 भागों में उसका खंडन हुआ है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है आपका प्रिलिमिनरी मीन्स प्री डिक्री, सेकेंड पार्ट है आपका फाइनल डिक्री एंड थर्ड पार्ट है पार्शियली प्री एंड पार्शियली फाइनल डिक्री। प्री डिक्री में क्या आएगा, प्रीलिमिनरी डिक्री में क्या आएगा, वेयर एडजुडिकेशन द राइट्स ऑफ पार्टीज विथ रिगार्ड्स टू ऑल मैटर्स इन कंट्रोवर्सी इन सूट बट डज नॉट डिस्पोज सूट कम्प्लीटली विल बी प्रीलिमिनरी डिक्री। इसमें क्या है, मोरल आप जान लीजिए कि जो भी न्यायिक संबंधित डिसीजन होता है और जो भी राइट्स बताते हैं पार्टीज़ के, कौन से मैटर के रिगार्डिंग, कौन से मैटर के संबंधित होता है, जो भी उसमें लड़ाई झगड़े जो भी विवाद संबंधित मुकदमा होता है वो पूरा का पूरा डिस्पोज नहीं होता है, वो ख़त्म नहीं होता है, तो उसको हम लोग किस में करेंगे, प्री में मानेंगे। अ कोर्ट में पास प्री डिक्री एज टू राइट्स ऑफ पार्टीज बट वेट टू पास फाइनल डिक्री। अगर जब कोर्ट क्या करता है, पास करता है, प्री डिक्री पास करता है राइट्स ऑफ द पार्टीज़ के लिए, तो क्या करना है, वेट करना रहता है फाइनल डिक्री के लिए। प्री फाइनल नहीं होता है, फाइनल डिक्री फाइनल होता है अनटिल जब तक इट रीच टू सच पोजीशन, जब तक वो फाइनल डिग्री के पोजीशन में नहीं आ जाता तब तक वेट करना होता है। इन प्री डिक्री राइट्स एंड लायबिलिटीज of parties are declared while other matters to be worked out with the final decree। प्री डिक्री में क्या होता है कि राइट्स और लायबिलिटीज़ जो हैं पार्टीज़ के उसको डिक्लेयर किया जाता है वाइल, और जबकि जो अदर मैटर होते हैं जो कि वर्क किए जाते हैं वो फाइनल डिक्री के समय उसमें इंक्लूडेड होते हैं, वर्कड आउट विद द फाइनल डिक्री। और जो लास्ट में क्या होता है कि जो
लायबिलिटीज और राइट्स के अलावा जो भी बाकी अदर्स मैटर्स होते हैं वो किस में वर्कड आउट होते हैं, वो आपके फाइनल डिक्री में वर्कड आउट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन सूट फॉर डायजोलेशन, मतलब मुकदमे में डायजोलेशन के लिए जो पार्टनरशिप है और उसके सेटलमेंट के लिए, मतलब डायजोलेशन होने के बाद उसके अकाउंट के सेटलमेंट के लिए क्या किया गया है, कोर्ट ने क्या किया है, कोर्ट में पास प्रिलिमिनरी डिक्री, कोर्ट क्या करता है, पास करता है प्री डिक्री को फॉर डायजोलेशन, उसके डायजोलेशन के लिए, सॉल्वेंट यानी विलियन के लिए, एंड मे कंटिन्यू ट्रायल फॉर सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। फिर डायजोलेशन यानी विलियन और सॉल्वेंट के बाद वो क्या करता है, कंटिन्यू करता है कोर्ट ट्रायल, एक ट्रायल कंटिन्यू करता है, किस लिए, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, अकाउंट के सेटलमेंट के लिए। तो प्रिलिमिनरी में क्या होता है कि वो फाइनल सेटलमेंट नहीं होता है, फाइनल डिक्री वो नहीं माना जाएगा, वो प्री यानी मतलब उसमें कुछ काम बाकी है तो वो प्री में आएगा। ये एग्जाम्पल आपका है प्री का। नाउ फाइनल डिक्री क्या होता है, फाइनल डिक्री में देखते हैं। अब फाइनल डिक्री इज वन विच कम्प्लीटली डिस्पोजेस ऑफ द सूट एंड फाइनली सेटल ऑल क्वेश्चंस इन कंट्रोवर्सी बिटवीन पार्टीज एंड नथिंग फर्दर रिमेन टू बी डिसाइडेड देयर आफ्टर। फाइनल मतलब क्या होता है, फिनिश, समाप्त। फाइनल से तो हम लोग यही समझते हैं, तो इसमें भी क्या होता है कि फाइनल में क्या आएगा आपका, कम्प्लीटली, मतलब जो भी मुकदमा है वो कम्प्लीटली डिस्पोजेस ऑफ, मतलब वो कम्प्लीटली क्या हो जाता है, खारिज कर दिया जाता है, कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया जाता है। और कोई भी क्वेश्चंस रिगार्डिंग किसी भी कंट्रोवर्सी यानी कोई भी विवाद में कोई भी क्वेश्चंस नहीं रहते हैं किसी पार्टीज के रिगार्डिंग, और उसमें कुछ भी नहीं बचा रहता है बाद में, तो वो फाइनल डिक्री में इंक्लूडेड होता है, आखिरी में ये किया जाता है। एक्सप्लेनेशन क्या है इसका, अटैच टू द डेफिनेशन ऑफ डिक्री अंडर सेक्शन 22 क्लियरली स्टेट दैट अ डिक्री इज फाइनल व्हेन द एडजुडिकेशन कंप्लीटली डिस्पोजेस ऑफ द सूट। मतलब सेक्शन 22 के तहत तभी एक डिक्री फाइनल तभी होगा जब न्यायिक डिसीजन जो कम्प्लीटली डिस्पोजेस ऑफ द सूट, मतलब मुकदमा को वो पूरा खारिज कर देता है, पूरा ख़त्म कर देता है न्यायिक निर्णय में, वो कम्प्लीटली मतलब पूरा का पूरा कुछ बाकी नहीं रह जाता है, तभी वो फाइनल डिक्री में आता है। पार्शियली प्री और पार्शियली फाइनल क्या होगा, अ डिक्री में भी पार्शियली प्री एंड पार्शियली फाइनल कब होगा, द इशू ऑफ द डिक्री बीइंग पार्शियली प्री एंड पार्शियली फाइनल अराइजेस व्हेन द कोर्ट डिसाइडेड टू क्वेश्चंस बाय द सेम डिक्री। जब कोर्ट डिसाइड करता है दो क्वेश्चन एक ही डिग्री से, दस इन अ सूट फॉर पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विथ मेन प्रॉफिट। एक मुकदमे में इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब होता है अचल, मतलब जो मूव नहीं कर सकते हैं, उसके अधिकार में मेस प्रॉफिट क्या है, इफ़ द कोर्ट पासेस अ डिक्री ऑफ पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ एंड डायरेक्ट्स एंड इंक्वायरी इनटू द मेन प्रॉफिट। प्लेंटिफ मीन्स होता है अर्जीदार, जो अर्जी दायर करते हैं उसके फेवर में अगर क्या करता है, कोर्ट पास कर देता है एक डिक्री को उसके अधिकार में, जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है, जो अचल संपत्ति होता है। नाउ एंड्स द डायरेक्ट एंड इंक्वायरी इनटू द मेंस प्रॉफिट, देन द फॉर्मर पार्ट ऑफ डिक्री इज फाइनल। फिर उसके बाद क्या होता है, जब उसके इंक्वायरी के बाद वो मेंस प्रॉफिट में इंक्लूडेड होता है, तो लास्ट में क्या होता है, फार्मर पार्ट जो होता है उसके फॉर्मर पार्ट ऑफ डिक्री इज फाइनल। जो फॉर्मर पार्ट होता है डिक्री का वो फाइनल हो जाता है, वाइल लेटर पार्ट इज प्री, और बाद का जो पार्ट होता है वो प्री में इंक्लूडेड होता है, बिकॉज द फाइनल डिक्री फॉर रिलीफ ऑफ मेन प्रॉफिट कैन बी ड्रॉन ओनली आफ्टर इंक्वायरी। क्यों होता है ये फाइनल डिक्री, फॉर रिलीफ ऑफ मेन प्रॉफिट कैन बी ड्रॉन, जो फाइनल डिक्री के बाद जो रिलीफ मेन प्रॉफिट होता है वो तभी ड्रॉन किया जाता है, वो इंक्वायरी के बाद ही ड्रॉन कर सकते हैं, उसके पहले नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, फाइनल डिक्री फॉर रिलीफ ऑफ मेन प्रॉफिट, बिकॉज द फाइनल डिक्री फॉर द रिलीफ ऑफ मेन प्रॉफिट कैन बी ड्रॉन ओनली आफ्टर द इंक्वायरी। इंक्वायरी के बाद होता है जो ड्रॉन मेन प्रॉफिट का, वो फाइनल डिक्री में इंक्लूडेड होता है।
अ फाइनल डिक्री मे बी सेड टू फाइनल इन टू टू वेज. फाइनल डिक्री तब दो वेज में फाइनल हो सकते हैं. फर्स्ट वन इज व्हेन द टाइम फॉर अपील हैज़ एक्सपायर्ड विदाउट अपील बीन फाइल्ड अगेंस्ट द प्रिलिमिनरी डिक्री और मैटर हैज़ बीन डिसाइडेड बाय द हाई कोर्ट. जब टाइम ऑफ द अपील मतलब अपील करने का टाइम एक्सपायर हो जाता है विदाउट अपील बीन फाइल्ड अगेंस्ट द प्रिलिमिनरी, मतलब जब टाइम एक्सपायर हो जाता है बिना उसको अपील किए फाइल को, किसमें, प्री डिक्री में. और द मैटर हैज़ बीन डिसाइडेड बाय द हाईएस्ट कोर्ट. या तो मैटर जो डिसाइडेड होता है वो हाईएस्ट कोर्ट के जरिए होता है, तब वो इंक्लूडेड हो सकता है फाइनल डिक्री में. जब भी प्री में क्या होता है कि वो एक्सपायर हो जाता है, उसको अपील नहीं कर सकते हैं, तो वो किस में इंक्लूडेड हो जाएगा, फाइनल डिक्री में. और जब भी मैटर्स जो हैं डिसाइडेड होते हैं हाई कोर्ट्स के ज़रिए, जो भी मैटर्स डिसाइडेड होते हैं वो भी क्या होते हैं, फाइनल डिक्री में इंक्लूडेड हो जाते हैं. नाउ व्हेन एज रिगार्ड्स टू द कोर्ट पासिंग द डिक्री द सेम स्टैंड्स कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ. और लास्ट में क्या होता है कि कोर्ट से संबंधित जो भी डिक्रीज होते हैं, जो भी कोर्ट पास करता है डिक्री को, सेम स्टैंड कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ, और उसको खारिज करता है, लास्ट में ख़त्म करता है, एंड अप करता है उसका, तो वो किस में आएगा, फाइनल में ही कर सकते हैं एंड अप. प्री में नहीं कर सकते, प्रीलिमिनरी में नहीं कर सकते हैं, सिर्फ फाइनल में ही कर सकते हैं. तो ये टू वेज जो दिया गया है वो आपका फाइनल वेज है. फाइनल डिक्री के टू वेज आपके गिवन है. नाउ हाउ मेनी प्री डिक्री एंड फाइनल डिक्री में बी इन अ सूट. मतलब एक मुकदमे में प्री डिक्री और फाइनल डिक्री कितने हो सकते हैं. एज द कोर्ट इज साइलेंट अबाउट द पॉइंट. कुछ कोड क्या होता है, साइलेंट होते हैं कुछ पॉइंट्स में. हैंस द कन्फ्लिक्ट इन ओपिनियन वाज ऑब्जर्व इन डिसीजन ऑफ डिफरेंट हाई कोर्ट्स. मतलब कुछ कोर्ट्स क्या होता है, साइलेंट होते हैं कुछ पॉइंट्स के. तो बहुत मतलब क्या होता है बाद में कि कन्फ्लिक्ट्स यानी जो भी लड़ाई झगड़े होते हैं कुछ ओपिनियंस में, उसको ऑब्जर्व किया जाता है दूसरे हाई कोर्ट्स के जरिए, उसके डिसीजन के जरिए ऑब्जर्व किया जाता है. एज देखते हैं कि वो सारे डिफरेंट हाई कोर्ट्स क्या क्या बोलते हैं. As in the case of Jyoti Prasad v. Ganesi Lal AIR 1961 Punj 120, the High Court opined that there can be only one pre-decree in a suit. मतलब ज्योति प्रसाद वी गणेशी लाल का कहना है कि हाई कोर्ट क्या करता है, ओपिन करता है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही प्री डिक्री हो सकता है एक मुकदमे में. हाउएवर इन द केस ऑफ परिमोहन मुखर्जी वी मनोहर मुखर्जी AIR 1924 CAL 160 कलकत्ता हाई कोर्ट हेल्ड देयर कैन बी मोर देन वन प्री डिक्री. ये क्या कहते हैं कि हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग कलकत्ता हाई कोर्ट क्या करता है कि बताता है कि मोर देन वन प्री डिक्री हो सकते हैं, मतलब एक से ज़्यादा प्री डिक्री इसमें हो सकते हैं. कौन बता रहे हैं आपके, पल्ली मोहन मुखर्जी वी मोहन मुखर्जी AIR 1924 बता रहे हैं कि एक से ज़्यादा हो सकता है. नाउ द डिबेट इज कंक्लूडेड बाय द प्रोनाउंसमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन फूलचंद. मतलब अब ये बहस किसके बीच हो गया है, फूलचंद वी गोपाल लाल AIR 1967 SC 1470 वेयर इन इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट देयर इज नथिंग इन द कोड which prohibits passing of more than one pre-decree if circumstances justify the same and it may be necessary to do so. इसमें क्या है, ऑब्जर्व किया गया है कि there is nothing in the code, मतलब कोड में कुछ नहीं रखा गया है. which prohibits क्या करते हैं, which उसको रोकते हैं कि उसको क्या करते हैं, रोकते हैं कि passing of more than one pre, मतलब एक से ज़्यादा प्री को पास करने के लिए उसको प्रोहिबिट्स करते हैं, उसको रोकते हैं. इफ़ द सर्कमस्टेंसेस जस्टिफाई द सेम एंड इट मे बी नेसेसरी टू डू. सर्कमस्टेंस जो होता है, कुछ कंडीशंस होते हैं, कुछ हालत होती है, उसको जस्टिफाई करती हैं सेम चीज़ को, एंड इट मे बी नेसेसरी टू डू सो, और या तो वो नेसेसरी भी हो सकता है ऐसा करने के लिए. हाउएवर दिस ऑब्जर्वेशन वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू द पार्टीशन सूट ओनली एज द कोर्ट mentioned. However, this observation, इस ऑब्जर्वेशन को रेस्ट्रिक्टेड रखा जाता है
पार्टीशन शुड ओनली एज द कोड स्पेसिफिकली मैंशन, अगर कोड स्पेसिफिकली मैंशन करता है ऐसा चीज़ तो इसको रेस्ट्रिक्टेड कर सकते हैं। इसमें जो भी मुकदमे हो सकते हैं उसमें रेस्ट्रिक्शन कर सकते हैं कि एक प्री रखें या तो एक से ज़्यादा प्री रखें। In Gulusam VVV Ahmadasa Rathore AIR 1919 MAD 998, the High Court of Madras, referring to Rules 12 and 18 of Orders 20 of the Code, stated, ये जो हैं गुलूसम वीवी राठौर, इन्होंने क्या बोला, neither rule contemplates more than one pre-decree and one final decree is one in one suit. In fact, the code never contemplates more than one final decree in one suit. Contemplates means होता है विचार करना, थिंकिंग करना। neither rule contemplates more than one pre, मतलब ना तो एक प्री डिक्री होना चाहिए ना तो एक फाइनल डिक्री होना चाहिए एक सूट में। ये उनका एक थिंकिंग है, एक अनुमान है, वो विचार कर रहे हैं। इन फैक्ट द कोड नाउ एवर कंटिप्लेट्स द मोर देन वन, लेकिन बाद में क्या होता है कि जो कोड होता है नाउ एवर कंटिप्लेट्स, कोड क्या करता है, विचार करता है कि एक से ज़्यादा प्री हो सकता है और एक से ज़्यादा फाइनल डिक्री हो सकता है एक मुकदमे में। ये इनके सिर्फ कंटिप्लेट्स है, सिर्फ विचार है, उनके थिंकिंग है। कि इनके थिंकिंग है गुलूसम वी आहा मदरसा राठौर AIR 1919 मेट 998 के। फाइनली इन शंकर वी चंद्रकांत AIR 1995 SC 1211, the Supreme Court said it is settled law that more than one final decree can be passed. आखिरी में क्या होता है, फाइनली शंकर वी चंद्रकांत ने क्या बोला AIR 1995 में SC 1211 के, कि सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है कि इट इज़ सेटल्ड लॉ डेट मोर देन वन फाइनल डिक्री कैन बी पास, मतलब एक से ज़्यादा फाइनल डिक्री पास हो सकते हैं। मोर देन वन फाइनल डिक्री कैन बी पास्ड, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दे दिया कि एक से ज़्यादा फाइनल डिक्री पास हो सकते हैं। डीम डिक्री क्या है? As mentioned under section 22 that the rejection of plant, मतलब सेक्शन 22 के तहत रिजेक्शन ऑफ प्लांट, मतलब जो अर्जीदार अर्जी देते हैं, कंप्लेंट करते हैं, उसमें जो रिजेक्शन आता है वो किसके अंडर आता है, डीम डिक्री के अंदर आता है। एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चंस अंडर सेक्शन, और कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो डिटरमाइन किए जाते हैं किस सेक्शन के तहत, 144 ऑफ द कोड शैल बी डीम टू बी अ डिक्री। ये सारे क्या हो सकते हैं, आपके आ जाएंगे डीम डिक्री में। हाउएवर इट शैल नॉट इंक्लूड, और कुछ इंक्लूड नहीं होता है, वो उसमें क्या क्या होता है, इंक्लूड द डिसमिसल ऑफ सूट इन डिफ़ॉल्ट, मतलब इसमें जो मुकदमा का खारिज किया जाता है डिफ़ॉल्ट के जरिए वो इसमें इंक्लूडेड नहीं होता है। एंड दी any adjudication from which an appeal lies as an appeal from an order, और इसमें क्या होता है कि जो भी अपील होते हैं इसमें लाई नहीं करने चाहिए ऑर्डर से रिलेटेड, जो भी न्यायिक डिसीजंस होते हैं, न्यायिक निर्णय होते हैं, ऑर्डर से रिलेट नहीं करने चाहिए, तभी वो इसमें होगा। नाउ एज such words deemed indicate it is not in actual but by statutory fiction, वो एक्चुअल डीम्ड में क्या होता है, इंडिकेट क्या करता है कि वो एक्चुअल तो नहीं होता है बट स्टैट्यूटरी फिक्शन होता है, एक कल्पना, एक कानूनी कल्पना होता है। फॉर द पर्पज़ ऑफ एक्सटेंडिंग मीनिंग ऑफ द वर्ड डिक्री, वो किस पर्पज़ के लिए होता है, एक्सटेंडिंग द मीनिंग, मतलब उसके मीनिंग को फैलाने के लिए डिक्री के वर्ड्स को, विच इज़ डज नॉट एक्सप्रेसली कवर, उसको अच्छे से कवर नहीं किया गया, उसको पूरा एक्सप्रेस नहीं किया गया है। सो अ डीम डिक्री इज़ अ डिक्री बिकॉज ऑफ दिस स्टैट्यूटरी फिक्शन, इसलिए डीम डिक्री एक डिक्री है क्योंकि वो स्टैट्यूटरी फिक्शन है, वो एक कानूनी कल्पना है। स्टैट्यूटरी फिक्शन मीन्स होता है कानूनी कल्पना, तो डीम डिक्री क्यों है,
डिक्री क्योंकि वो एक स्टैट्यूटरी फिक्शन है, वो कानूनी कल्पना से रिलेट कर रहा है, इस वजह से। ऑर्डर सेक्शन 214 में क्या पढ़ेंगे हम लोग? ऑर्डर मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ द सिविल कोड विच इज़ नॉट अ डिक्री। डिक्री में क्या था? वो भी फॉर्मल एक्सप्रेशन था, और ऑर्डर में क्या बताया जा रहा है कि ये भी एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है, लेकिन ये फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ द सिविल कोड है, और यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि वो एक डिक्री नहीं है। मीन्स कि फॉर्मल एक्सप्रेशन तो है बट इट इज़ नॉट डिक्री। सो द एडजुडिकेशन ऑफ द कोर्ट विच इज़ नॉट अ डिक्री इज़ एन ऑर्डर। जो न्यायिक संबंधित जो भी निर्णय होता है कोर्ट का, अगर वो डिक्री नहीं है तो वो क्या होगा? वो ऑर्डर होगा। एज अ जनरल रूल एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट इज़ फाउंडेड ऑन द ऑब्जेक्टिव कंसिडरेशन एंड एज सच judicial order must contain a discussion of the question at issue and the reason which prevailed the court which led to the passing the order। prevailed में क्या करता है? उसको प्रचलित करता है। मीन्स ये डिक्री से अलग है। ऑर्डर क्या है कि कोर्ट क्या करता है? फाउंड करता है एन ऑब्जेक्टिव कंसिडरेशन एंड सच जुडिशियल ऑर्डर। और इसमें क्या होता है? कुछ जुडिशियल ऑर्डर होते हैं, वो क्या कंटेन करते हैं? डिस्कशन ऑफ द क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उसके बारे में डिस्कशन होता है, किसी एक पॉइंट पे, किसी एक इशू पे डिस्कशन होता है। एंड रीज़न विच प्रिवेल्ड एंड द रीज़न विच प्रिवेल्ड द कोर्ट विच लेड टू द पासिंग द ऑर्डर। और क्या करता है? उसको प्रचलित, उसको प्रबल कर देता है कोर्ट के ऑर्डर को। और ये क्या होता है? लास्ट में उसको कोर्ट क्या करता है? पास कर देता है ऑर्डर करके। ऑर्डर क्या है? डिक्री नहीं है। ये फॉर्मल एक्सप्रेशन तो है, लेकिन ये डिक्री नहीं है। नाउ डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड डिक्री। बहुत ज़रूरी है डिक्री और ऑर्डर समझना। दोनों की मीनिंग क्या है? अ डिक्री इज़ द ऑफिशियल प्रोक्लेमेशन ऑफ द एडजुडिकेशन बाय जज एक्सप्लेनिंग द राइट्स ऑफ द पार्टी कंसर्न विद रेस्पेक्ट टू द सूट। प्रोक्लेमेशन मीन्स होता है आपका घोषणा करता है। डिक्री में क्या करता है? ऑफिशियल घोषणा बताता है। एडजुडिकेशन मतलब न्यायिक निर्णय जो जज लेता है, जो डिसीजन लेता है जज, वो किसके बारे में एक्सप्लेन करता है? राइट्स ऑफ द पार्टीज कंसर्न विद रेस्पेक्ट टू द सूट। मतलब मुकदमे में जो भी पार्टीज़ के राइट्स होते हैं, उसके अधिकारों के बारे में वो एक्सप्लेन करता है। और इसमें क्या करता है? एन ऑर्डर इज़ द ऑफिशियल अनाउंसमेंट। इसमें भी घोषणा करता है ऑफ द डिसीजन टेकन बाई कोर्ट। इसमें क्या घोषणा करता है कि जो भी डिसीजंस टेकन बाई, मतलब कोर्ट ने जो भी डिसीजंस लिए हैं उसके बारे में इसमें वो बताता है। डिफाइनिंग द रिलेशनशिप ऑफ द पार्टीज इन द प्रोसीडिंग। मतलब इसमें क्या करता है? बताता है रिलेशनशिप। इसमें पार्टीज के रिलेशनशिप बताता है प्रोसीडिंग्स में। इसमें क्या करता है? पार्टीज के रिलेशनशिप बताता है कार्यवाही में। पास इट इज़ पास्ड इन सूट इनिशिएटेड बाय प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेंट। ये क्यों पास किया गया है मुकदमे में? इनिशिएटेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेंट, मतलब जो कंप्लेंट होता है, प्रेजेंटेशन जो अर्जी दिया जाता है, उसके लिए ये पास किया जाता है। इट कैन बी पास्ड इन अ सूट इनिशिएटेड बाय प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट, एप्लीकेशन और पेटिशन। इसमें क्या है कि वो आपका डिक्री में सिर्फ जो कंप्लेंट होता है उसके प्रेजेंटेशन के लिए होता है, लेकिन इसमें कंप्लेंट के लिए भी होता है, एप्लीकेशन के लिए भी होता है और पेटिशन के लिए भी होता है। डील्स विथ किसके साथ ये डील्स करता है? डिक्री किसके साथ करता है? सब्सटेंटिव लीगल राइट्स ऑफ द पार्टीज के लिए करता है, और ये प्रोसीड्यूरल लीगल राइट्स ऑफ द पार्टीज के लिए करता है। डिफाइंड इन सेक्शन 22 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एक्ट में ये डिफाइन किया गया है। और ये किस में डिफाइन किया गया है? सेक्शन 214 ऑफ दिस कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एक्ट 1908 में किया गया है। एसर्टेनमेंट ऑफ द राइट्स। इसके राइट्स में क्या है? इट क्लियरली एसर्टेन द राइट्स ऑफ द पार्टीज कंसर्न। इसमें क्या है कि वो एसर्टेन करता है पार्टीज ऑफ द राइट्स ऑफ द पार्टीज, मतलब पार्टीज के सारे राइट्स के बारे में वो बताता है। इट मे और मे नॉट क्लियरली एसर्टेन द
राइट्स ऑफ द पार्टीज कंसर्न्ड। इसमें क्या है, डिक्री में क्या कर रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ राइट्स बताता है, और इसमें मे और मे नॉट, मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ बताए, मतलब वो बता भी सकता है और नहीं भी बता सकता है। असर्टेन द राइट्स ऑफ द पार्टीज कंसर्न, मतलब जो भी पार्टीज होते हैं उसके राइट्स के बारे में बता भी सकते हैं और नहीं भी बता सकता है। देयर इज़ ओनली वन डिक्री इन सूट, इसमें क्या होता है, डिक्री में सिर्फ और सिर्फ एक ही डिक्री होना चाहिए मुकदमे में। और इसमें क्या होता है, ऑर्डर, देयर कैन बी मेनी ऑर्डर्स इन अ सूट, मुकदमे में बहुत सारे ऑर्डर्स हो सकते हैं। टाइप इसके क्या है, इट कैन बी प्री फाइनल और पार्शियली प्री और पार्शियली फाइनल। डिक्री में क्या होता है कि ये हो सकता है, प्री भी हो सकता है, फाइनल भी हो सकता है, पार्शियली प्री और पार्शियली फाइनल भी हो सकता है। लेकिन ऑर्डर में हमेशा क्या होता है, जज ने ऑर्डर दे दिया तो वो फाइनल होता है, तो इट इज़ ऑलवेज फाइनल। अपील क्या है इसमें, इट इज़ नॉर्मली अपीलेबल एक्सेप्ट इफ़ इट इज़ स्पेसिफिकली बेयर्ड बाय लॉ। ये नॉर्मली अप्लीकेबल है, अपीलेबल है, एक्सेप्ट अगर कोई स्पेसिफिकली बेयर्ड लॉ, अगर कोई लॉ में कोई भी रुकावट नहीं है, कोई भी बैरियर नहीं है, तो ये तब तक ये नॉर्मली अपीलेबल है, इसमें कोई भी अपील कर सकता है डिक्री में। इट कैन बी अपीलेबल और नॉन अपीलेबल, मतलब ये अपीलेबल भी है और नॉन अपीलेबल भी है, इसमें कोई ऐसा नहीं है। राइट्स क्या है, कंटेन कंक्लूसिवली डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स, ये क्या करता है, कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स को कंटेन करता है। और मे और ऑर्डर में क्या होता है, मे और मे नॉट फाइनली डिटरमाइन अ राइट, इसमें क्या होता है कि या तो डिटरमाइन कर सकता है राइट को या तो डिटरमाइन नहीं कर सकता है राइट को, ये ऑर्डर का है। यहाँ हम लोगों ने जाना ऑर्डर और डिक्री के डिफ्रेंसिएशन। नाउ जजमेंट क्या है, जजमेंट क्या है, सेक्शन अंडर सेक्शन 29 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 डिफाइंस जजमेंट मीन्स द स्टेटमेंट गिवन बाय जज ऑन द बेसिस ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर। डिक्री और ऑर्डर के बेस पे जो भी स्टेटमेंट दिया जाता है जज के द्वारा वो एक जजमेंट होता है, सेक्शन 29 के तहत ऑफ कोड सिविल प्रोसीजर 1908 के तहत। द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ जजमेंट इज डेट देयर शुड बी स्टेटमेंट फॉर द ग्राउंड ऑफ डिसीजन। एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं कि जो भी स्टेटमेंट होता है वो डिसीजन के ग्राउंड्स पे ही दिए जाते हैं। एज द सुप्रीम कोर्ट इन बलराज तनेजा वी सुनील मदन AIR 1999 SC 3381 held a judge cannot merely say suit dismissed or suit decreed। जज नहीं बोल सकता है कि मुकदमा खारिज हो गया या मुकदमा डिक्रीड हो गया। द होल प्रोसेस ऑफ रीजनिंग हैज़ टू बी सेट आउट फॉर डिसाइडिंग द केस वन वे और द अदर। सो every judgment other than that of the court of a small cause should contain, इसलिए every judgment other than that of court of small cause should contain, सारे judgment other than मतलब small cause को छोड़ के सारे judgment क्या contain करने चाहिए कोर्ट के, अ कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ द केस, एक कंसाइज स्टेटमेंट होना चाहिए केस का। द पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन, सारे पॉइंट्स उनके ड्रीन होने चाहिए। डिटर्मिनेशन मीन्स होता है कि ड्रीन, निश्चित, सारे पॉइंट उनके निष्कर्ष नहीं होने चाहिए, उनके सारे पॉइंट्स ड्रीन होने चाहिए। द डिसीजन देयर ऑन, और डिसीजन क्या होना चाहिए, देयर ऑन होना चाहिए। द रीज़न फॉर सच डिसीजन, और जो भी रीजन्स होते हैं सच डिसीजंस के वो क्या होने चाहिए, प्रॉपर होने चाहिए। अ जजमेंट ऑफ कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज में कंटेन ओनली पॉइंट 2 and 3 पॉइंट B and C। जजमेंट ऑफ कोर्ट मतलब इस स्मॉल कॉज कोर्ट के जो जजमेंट होते हैं वो क्या कंटेन करते हैं, क्या रखते हैं, ओनली 2 पॉइंट्स, 2 और 3 पॉइंट्स और B और C पॉइंट्स। Sketchy orders which are not self-contained and cannot be appreciated by appellate or revisional court without examining all the records are therefore unsatisfactory and cannot be said to be a judgment। Appellate means होता है आपका exchange
अपीली संबंध होता है। अपील जो कर सकते हैं उसको अपीली बोलते हैं। अपील से संबंधित जो होता है, अपील से रिलेटेड जो होता है वो अपीलेट होता है। तो विच आर नॉट सेल्फ कंटेंड, मतलब उसमें सेल्फ कंटेंड नहीं होता और कैन नॉट बी अप्रिशिएटेड बाय अपीलेट, और ये अप्रिशिएटेड नहीं होते हैं अपीलेट से। तो अपीली जो होते हैं, जो अपील करते हैं, वो अप्रिशिएटेड नहीं होते हैं। और क्या होता है, रिविजनल कोर्ट। रिविजनल कोर्ट जो होते हैं वो विदाउट एग्जामिन ऑल द रिकॉर्ड्स, जो कोर्ट्स होते हैं वो एग्जामिन नहीं करते सारे रिकॉर्ड्स को। देयरफॉर अनसेटिस्फैक्ट्री एंड कैन नॉट बी सेड टू बी अ जजमेंट, इसलिए ये अनसेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स देता है और ये जजमेंट नहीं होता है। इसको नहीं बोल सकते जजमेंट, क्योंकि ये प्रॉपरली जजमेंट नहीं शो कर रहा है, ये जजमेंट नहीं दे रहा है। प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट। प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट में क्या आएगा आपका, आफ्टर द हियरिंग has been completed, the court shall pronounce the judgment in open court. हियरिंग जब कंप्लीट हो जाता है तो कोर्ट क्या करता है, प्रोनाउंस करता, बताता है जजमेंट इन ओपन कोर्ट। खुले कोर्ट में क्या करता है, जजमेंट, अपनी जजमेंट देता है। क्या देता है जजमेंट, आइदर एट वंस और एट सम फर्दर डे, या तो एक दिन या तो कुछ फर्दर डेज में ये अपने जजमेंट को दिखाता है। आफ्टर गिविंग ड्यू नोटिस टू द पार्टीज और देयर प्लीडर्स, मतलब ड्यू नोटिस देता है पार्टीज को और प्लीडर्स को। उनके प्लीडर्स मीन्स होता है एडवोकेट, उनके वकील को ड्यू नोटिस देता है। उसके लास्ट में क्या करता है, वो अपने जजमेंट सुनाता है। ऑन द हियरिंग इज ओवर देयर शुड नॉट बी अ ब्रेक बिटवीन द रिजर्वेशन एंड प्रोनाउंसमेंट ऑफ द जजमेंट। वंस द हियरिंग इज़ ओवर, जब हियरिंग ख़त्म हो जाता है तो यहाँ पर कोई भी ब्रेक नहीं मिलता है रिजर्वेशन और प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट के बीच में। यहाँ पर कोई भी ब्रेक नहीं मिलता, यानी आरक्षण के बीच में इसमें कोई भी नहीं मिलता है ब्रेक। Before the Amendment Act 1976, no time limit was provided between hearing of arguments and delivery of judgment. Amendment Act 1976 के पहले कोई भी टाइम लिमिट और नहीं प्रोवाइड किया जाता था। हियरिंग ऑफ आर्गूमेंट, जो हियरिंग्स होते थे, आर्गूमेंट यानी कोई भी बहस से रिलेटेड जो भी सूट होता था, जो भी मुकदमा होता था, उसके हियरिंग और डिलीवरी ऑफ द जजमेंट, मतलब जो जजमेंट जज सुनाता था लास्ट में, उसके बीच में जो भी टाइम लिमिट होता था उसमें कोई भी टाइम लिमिट नहीं दिया जाता था, उसमें कोई भी ब्रेक नहीं दिया जाता था। कौन से अमेंडमेंट एक्ट के पहले, संशोधन एक्ट 1976 के पहले ऐसा था। देयर वॉज अ परसिस्टेंट मीन्स ड्रीम डिमांड। उनके ड्रीम डिमांड क्या थे ऑल ओवर इंडिया में, फॉर इम्पोजिंग अ टाइम लिमिट फॉर डिलीवरी ऑफ जजमेंट आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द हियरिंग ऑफ द केस। उनके क्या थे, परसिस्टेंट डिमांड ऑल ओवर इंडिया फॉर इम्पोजिंग अ टाइम लिमिट, इम्पोज करना टाइम लिमिट को, डिलीवर ऑफ द जजमेंट आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द हियरिंग ऑफ द केस। जब भी केस ख़त्म हो जाता है, केस की हियरिंग ख़त्म हो जाती है लास्ट में उसके कंक्लूजन में, तो उसके बाद क्या है, जजमेंट। जब भी जज अपने जजमेंट को डिलीवर करता है, सुनाता है, तो उस दौरान उनको टाइम लिमिट चाहिए। ये उनके परसिस्टेंट डिमांड थे ऑल ओवर इंडिया में। नाउ कॉपी ऑफ जजमेंट में क्या आएगा, वेयर द जजमेंट इट्स प्रोनाउंस्ड, जब जजमेंट प्रोनाउंस किया जाता है, बताया जाता है, तो कॉपीज ऑफ जजमेंट शैल बी मेड अवेलेबल टू द पार्टीज इमीडिएटली आफ्टर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ द जजमेंट फॉर, मतलब जब जजमेंट हो जाता है तो तुरंत क्या होता है, पार्टीज़ को इमीडिएटली तुरंत क्या किया जाता है, जजमेंट की कॉपी प्रोवाइड की जाती है। प्रोनाउंसमेंट के बाद तुरंत ही प्रोवाइड की जाती है। फॉर प्रीफरिंग एन अपील ऑन पेमेंट ऑफ सच चार्जेस, क्यों किया जाता है कि वो प्रीफरिंग कर सकते हैं। अपील पेमेंट जो होता है, चार्जेस होता है जो स्पेसिफाइड इन द रूल मेड बाय द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के जरिए जो भी स्पेसिफाइड रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो भी चार्ज और पेमेंट जो भी प्रीफरिंग किया गया है अपील के लिए, वो उसको कर सकें इमीडिएटली। इसीलिए किया जाता है, पार्टीज़ को इमीडिएटली कॉपीज़ दिया जाता है जजमेंट के बाद, कि वो उसके हिसाब से जो भी चार्जेस वगैरह हैं, पेमेंट वगैरह हैं, हाई कोर्ट के स्पेसिफाइड
रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से वो उसको क्लियर कर सके। कंटेंट्स ऑफ द जजमेंट रूल 4 and 5। कंटेंट्स ऑफ जजमेंट एज पर रूल 4 ऑर्डर 20 में क्या आएगा आपका? जजमेंट ऑफ कोर्ट shall is court of small causes need not contain more than the points of determination and the decision thereafter। means again we should read, judgment of court of small causes need not contain more than the points of determination and the decision thereon। स्मॉल कॉजेज को कोई भी आवश्यकता नहीं है कि वो पॉइंट्स कि ज़्यादा से ज़्यादा वो पॉइंट्स के डिटर्मिनेशन को वो कर सकें और डिसीज़न को thereon कर सकें। उनके निर्णय जो हैं और उनके डिटर्मिनेशन जो हैं वो ज़्यादा, उनको कोई आवश्यकता नहीं कि उसको कंटेन कर सकते जजमेंट के स्मॉल कॉजेज़ जो होते हैं। स्मॉल कॉजेज़ कोर्ट्स जो होते हैं जजमेंट के, वो उसमें कोई भी नीड नहीं है उनको कंटेन करने का। जजमेंट ऑफ अदर कोर्ट्स में क्या आएगा? जजमेंट ऑफ अदर कोर्ट शैल कंटेन अ कंसाइज स्टेटमेंट। जजमेंट ऑफ अदर कोर्ट में उनको क्या करना है कि कंटेन करते हैं कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ द केस। वो सारे स्टेटमेंट कंसाइज करते हैं केस के। द पॉइंट्स ऑफ द डिटर्मिनेशन, द डिसीजन देयर ऑन, द रीजन्स फॉर सच डिसीजंस। वो सारे क्या करते हैं? पॉइंट्स को कंसाइज करते हैं, सारे स्टेटमेंट को कंसाइज करते हैं और लास्ट में points for determination, the decision thereon and the reason for such decisions। लास्ट में क्या करते हैं? सारे पॉइंट्स अल्टरेशन ऑफ अ जजमेंट। अल्टरेशन ऑफ अ जजमेंट में क्या आएगा? अ जजमेंट वंस साइंड कैन नॉट बी अमेंड आफ्टरवर्ड्स और अल्टर्ड एक्सेप्ट। अगर जजमेंट साइन हो गया है तो उसमें कुछ भी सुधार नहीं कर सकते, उसका कुछ भी संशोधन नहीं कर सकते। एक्सेप्ट मतलब एक्सेप्ट में क्या आएगा? टू करेक्ट क्लैरिकल और अर्थमेटिकल एरर्स। मतलब अगर कुछ क्लैरिकल और अर्थमेटिकल एरर्स होंगे तो उसमें कर सकते हैं। और एरर्स ड्यू टू एक्सीडेंटल स्लिप्स और ओमिशंस सेक्शन 152। अगर एरर्स एक्सीडेंटल स्लिप्स के जरिए होता है और ओमिशन सेक्शन 152 के जरिए होता है तो उसको चेंज कर सकते हैं, उसमें सुधार ला सकते हैं। और ऑन व्यू सेक्शन 114 और 114 के तहत व्यू में अगर कुछ सुधार करना है तो कर सकते हैं। अदरवाइज ये तीनों के अलावा कुछ भी कंडीशंस हैं तो उसमें हम लोग जजमेंट में नहीं कुछ सुधार कर सकते। अगर वो साइन हो गया तो उसमें कुछ भी सुधार नहीं कर सकते, कुछ भी अमेंडमेंट नहीं कर सकते, उसका संशोधन नहीं कर सकते। मेन प्रॉफिट्स Under section 212, main profits of the property are those profit which the person in wrongful possession of such profits। wrongful possession मतलब गलत तरीके से जो अधिकार किया गया प्रॉपर्टी होता है उसको बोलते हैं wrongful possession। actually received or might with ordinary diligence have received therefrom together with interest on such profits ड्यू टू इम्प्रूवमेंट मेड बाई द पर्सन इन रॉन्गफुल पोजेशन। रॉन्गफुल पोजेशन यानी गलत तरीके से जो भी अधिकार किया जाता है किसी प्रॉपर्टी पे, उस पर कुछ इम्प्रूवमेंट करता है कोई पर्सन, तो जो भी प्रॉफिट्स होते हैं उस पर वो किस पे आते हैं? वो प्रॉफिट को क्या बोलते हैं? मेन प्रॉफिट बोलते हैं सेक्शन 212 में। रॉन्गफुल पोजेशन में जो भी इम्प्रूवमेंट्स होते हैं और जो भी प्रॉफिट्स उसके जरिए होता है, इंटरेस्ट ऑन प्रॉफिट्स, जो भी उस प्रॉफिट पर इंटरेस्ट आता है उसको क्या बोलते हैं? मेन प्रॉफिट बोलते हैं सेक्शन 212 का। सो मेन प्रॉफिट आर द प्रॉफिट दैट द डिफेंडेंट हैड ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रॉन्गफुल पोजेशन। डिफेंडेंट मीन्स होता है प्रतिवादी, क्या करता है इसमें? ऑब्टेंड करता है रॉन्गफुल पोजेशन से, गलत तरीके से जो भी अधिकार किया जाता है प्रॉपर्टी पर, उस पर जो भी वो प्रॉफिट पाता है डिफिडेंट प्रतिवादी, उसको मेन प्रॉफिट बोलते हैं। इट इज़ नॉट द प्रॉफिट दैट द प्लेंटीफुल वुड हैव ऑब्टेन्ड। इट इज़ नॉट द प्रॉफिट दैट द प्लेंटीफुल, प्लेंटिफ मीन्स क्या होता है आपका?
अर्जीदार मतलब जो कंप्लेनर करते हैं, कंप्लेंट करते हैं, जो कंप्लेंट करते हैं जाके, तो वो अर्जी देते हैं, तो वो प्लेंटिफ में आते हैं. इट इज़ नॉट द प्रॉफिट दैट प्लेंटिफ वुड हैव ऑब्टेन्ड, रेदर इट इज़ द प्रॉफिट दैट डिफेंडेंट ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रॉन्गफुल पोजेशन ऑफ द सूट प्रॉपर्टी. मतलब प्रॉपर्टी के मुकदमे में जो भी गलत तरीके से अधिकार किया गया होता है प्रॉपर्टी पे, किसी भी प्रॉपर्टी पे, तो वो इससे रिलेटेड है. मेन प्रॉफिट, गलत तरीके से जो भी अधिकार किया जाता है किसी पे, तो उस पे जो भी इंटरेस्ट होता है, जो भी प्रॉफिट पे जो भी इंटरेस्ट वगैरह होते हैं, वो मेन प्रॉफिट पे इंक्लूडेड होता है. थैंक यू. If you like my video, please like, subscribe and follow me on Instagram.